रात के साये। मुझे हमेशा से लगता था कि मनाली की खामोशी में एक सुकून है। वो बर्फ से ढके पहाड़, देवदार के जंगल और वो शांति जो शहर के शोर में कहीं मिलती नहीं। पर उस बार की खामोशी में सुकून नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी घाटी ने अपनी सांस रोक रखी हो और बस मेरे आने का ही इंतजार कर रही हो। होटल का नाम था स्नो हेवन लॉज। सुनने में तो बड़ा शांत सा लगता है, पर वो जगह बेचैन करने वाली थी। रिसेप्शन पर एक आदमी बैठा था जिसकी उम्र का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं कोई मेहमान नहीं बल्कि कोई पुरानी गलती हूं जो वापस लौट आई है। उसने बिना कुछ बोले चाबी मेरी तरफ खिसकाई और बस एक बात कही, रात को बाहर मत निकलना। मैंने अपनी घबराहट छिपाने के लिए हंसते हुए पूछ लिया, क्यों, भालू वालू हैं क्या? उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। वो बस धीरे से फुसफुसाया, भालू से भी बदतर, यहाँ और भी चीजें हैं। मेरा कमरा तीसरी मंजिल पर था। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां मेरे हर कदम पर ऐसे कराह रही थीं जैसे मेरे वजन से नहीं, मेरी मौजूदगी से उन्हें कोई तकलीफ हो। जैसे ही मैंने कमरे में कदम रखा, एक अजीब सी गंध ने मुझ पर हमला किया। सीलन, सड़ती हुई लकड़ी और उसके नीचे दबी हुई लोहे जैसी एक महक, जैसे कहीं पुराना जम चुका खून हो। हवा में एक ऐसी ठंडक थी जो हड्डियों तक पहुंच रही थी। हीटर तो बस नाम के लिए चल रहा था। रात बहुत जल्दी और बहुत भारी उतरी। अपने साथ वो अजीब सा एहसास लाई जैसे कोई दीवारों के पार से भी मुझे लगातार देख रहा हो। पहली आवाज रात करीब 11 बजे आई, बहुत हल्की, जैसे कोई नर्म बर्फ पर नंगे पांव चल रहा हो, ठीक मेरी खिड़की के नीचे। और फिर टक टक टक, आवाज इतनी साफ थी जैसे कोई अपनी नाखून शीशे पर घिस रहा हो। मेरे हाथ कांप रहे थे, फिर भी मैंने पर्दा हटाया। बाहर कोई नहीं था, बस बर्फ गिर रही थी। लेकिन फिर मेरी नजर शीशे पर पड़ी। शीशे पर अंदर की तरफ से भाप से बनी 5 उंगलियों की एक छाप थी, जैसे कोई अभी अभी यहीं से अंदर झांक कर गया हो। मेरा दिल तो जैसे सीने से बाहर आने को था। मैं खुद को समझा रहा था कि ये बस मेरा वहम है, हवा की आवाज होगी। लेकिन तभी कमरे के सबसे अंधेरे कोने से एक आवाज आई, एक फुसफुसाहट, इतनी सूखी, इतनी टूटी हुई, तू भी आ गया। मैं वहीं जम गया। आवाज एक बच्चे की थी, पर उसमें सदियों की थकान भरी हुई थी। मैंने कांपते हाथों से किसी तरह लाइट जलाई। वो कोना खाली था, पर लकड़ी के फर्श पर गीले पैरों के छोटे छोटे निशान थे, किसी बच्चे के। वो निशान कमरे के बीच से शुरू होकर दीवार के पास जाकर अचानक खत्म हो गए थे, जैसे कोई दीवार के अंदर ही चला गया हो। उस रात मैंने लाइट बंद नहीं की, बस दरवाजे को घूरता रहा, सुबह होने का इंतजार करता रहा। सुबह की पहली किरण के साथ ही मैं कमरे से बाहर भागा। नीचे रिसेप्शन पर वही आदमी बैठा था, ऐसे जैसे रात भर वहीं रहा हो। मैंने कांपती आवाज में उससे पूछा, ये होटल पहले क्या था? उसने जवाब नहीं दिया। तभी मेरी नजर दीवार पर टंगी एक पुरानी धुंधली सी तस्वीर पर पड़ी। उसमें एक टीचर के साथ करीब 20 बच्चे खड़े थे, लेकिन किसी ने हर बच्चे के चेहरे को बेरहमी से खरोच दिया था, सिवाय एक के। एक लड़की जिसकी गहरी आंखें तस्वीर से सीधे मुझे ही घूर रही थीं। मैं उसे देख ही रहा था कि रिसेप्शन वाले ने मेरे सवाल का जवाब दिया, बस एक शब्द, स्कूल, बर्फ में दबा हुआ। पास के गांव में एक बूढ़ी औरत ने मुझे उस जगह की असली कहानी सुनाई। उसने कांपती आवाज में बताया, वो एक स्कूल था बेटा, बहुत साल पहले। एक रात जब बर्फबारी बहुत तेज हो गई तो उनका टीचर रघुवीर सब बच्चों को तहखाने में ले गया। उसने कहा कि वहां वो सब सुरक्षित रहेंगे। उस रात बर्फ गिरती रही और सुबह उस स्कूल से कोई भी बच्चा बाहर नहीं निकला। जब मैं होटल वापस पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। गलियारा पहले से ज्यादा लंबा और अंधेरा लग रहा था। रिसेप्शन खाली था, लेकिन काउंटर के नीचे मुझे एक दरवाजा दिखा जो मुझे यकीन है कि सुबह वहां नहीं था। सड़ी हुई लकड़ी का दरवाजा जिस पर ताला नहीं था। अंदर से सिर्फ ठंड नहीं बल्कि गीली मिट्टी और राख की मिलीजुली एक अजीब गंध आ रही थी। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई और सीढ़ियां उतरने लगा। मेरे हर कदम के साथ अंधेरे से बच्चों की गिनती की आवाज आती, 1 2 3, जैसे मेरी मौजूदगी से ही कोई भूली हुई हाजिरी फिर से शुरू हो गई हो। तहखाने की दीवारों पर छोटे छोटे हाथों से खरोचने के निशान थे और खून के वो धब्बे जो अब सूख कर काले पड़ चुके थे। तभी पीछे से किसी ने मेरा नाम पुकारा। मैंने पलट कर देखा, वहां वही लड़की थी, तस्वीर वाली। उसका चेहरा पीला था, आंखें अंधेरे से भी ज्यादा गहरी थी और उसके पैर
जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में थे। और तब मुझे समझ आया, वो उन बच्चों में से नहीं थी, वो उन्हें बचाने आई थी। उसने फुसफुसाकर कहा, अब ऊपर मत जाना, वो जाग गया है। तभी ऊपर गलियारे से कुछ भारी घिसटने की आवाज आई, जैसे कोई पत्थर पर मांस घसीट रहा हो। लड़की ने मेरा कंधा छुआ। उसका स्पर्श राख की तरह ठंडा और सूखा था। अगर उसने हमें देख लिया तो गिनती फिर शुरू हो जाएगी। और तभी सीढ़ियों के ऊपर वो दिखाई दिया, रघुवीर, या जो कुछ भी अब उससे बचा था। उसकी आंखें नहीं थी, बस दो दूधिया सफेद गड्ढे थे, और उसकी हर सांस के साथ कमरे में सड़ी लकड़ी और जमे हुए खून की गंध पर रही थी। उस टीचर की आत्मा ने मुझे एक तरफ धकेला और मैं खुद को एक अनजान गलियारे में पाया। यहाँ की दीवारें पत्थर की थीं। फर्श पर चौक से एक तीर बना था जो एक बंद दीवार की ओर इशारा कर रहा था। मैंने डरते डरते दीवार को छुआ और मेरे छूते ही पत्थर पीछे खिसक गए। उसके पीछे संकरी सीढ़ियां ऊपर एक छोटे से दरवाजे की ओर जा रही थीं, जिस पर लिखा था रूम 309। कमरा 309 कोई कमरा नहीं था, वो एक जाल था। न कोई खिड़की, न कोई बाहर जाने का रास्ता, बस एक बड़ा सा ब्लैक बोर्ड था जो पूरी दीवार पर फैला था, और उस पर चौक से लिखा था, आज का अंतिम पाठ। मेरे ठीक पीछे से उसकी भारी सांस की आवाज आई, और फिर चौक के खुरचने की एक आवाज। रघुवीर ने ब्लैक बोर्ड पर एक नया नाम लिखा, मेरा। उसने हड्डी का एक टुकड़ा मेरे हाथ में थमाया और कहा, हाजिरी लगाओ। तभी टीचर की आत्मा मेरे कान में फुसफुसाई, अगर तुमने उपस्थित लिखा तो ये जगह तुम्हें हमेशा के लिए अपना नया पहरेदार बना लेगी, और अगर अनुपस्थित लिखा तो ये किसी और को चुनेगी। मैंने बेंचों की तरफ देखा। वहां वो रिसेप्शन वाला आदमी बैठा था, थर थर कांप रहा था। उसे आज समझ आया था कि इस होटल को हमेशा एक पहरेदार की जरूरत होती है। मेरे हाथ कांप रहे थे। रघुवीर की सांस एक तूफान जैसी लग रही थी। बच्चों के रोने की आवाजें अब मदद के लिए चीख रही थीं। मैंने हड्डी का वो टुकड़ा उठाया और अपने नाम के आगे अनुपस्थित पर निशान लगा दिया। एक पल की खामोशी, और फिर नीचे से रिसेप्शन वाले की एक भयानक चीख आई जो बीच में ही कट गई। होटल ने अपनी कीमत वसूल कर ली थी। टीचर ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में सदियों बाद एक उम्मीद की किरण थी। उसने भी अपने नाम के आगे अनुपस्थित लिखा और कमरे की दीवारें चटकने लगी। अब भागो, वो चिल्लाई। पूरी इमारत कांप रही थी और लकड़ी की दीवारें पिघल रही थीं। उनकी जगह मुझे होटल का असली रूप दिखा। ये कोई इमारत नहीं थी, बल्कि लोहे की अलमारियों का एक अंतहीन लैबिरिंथ था। हर दराज पर एक नाम था, हर दराज में एक फंसी हुई आत्मा। टीचर का शरीर पारदर्शी होने लगा। मैं आजाद हो रही हूं, लेकिन तुम्हें बाहर निकलना होगा। ये उसके आखिरी शब्द थे। मैं सीढ़ियों से नीचे भागा, लड़खड़ाता हुआ। सामने का दरवाजा अपने आप खुल गया और मैंने खुद को बाहर बर्फ में पाया। मैंने पीछे मुड़कर देखा। स्नो हेवन लॉज एक साधारण शांत होटल लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं बच गया था, मैं आजाद था। लेकिन जैसे ही मैंने शहर की तरफ पहला कदम बढ़ाया, मेरी जेब में फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर बस 2 शब्द थे, अटेंडेंस पेंडिंग। और तभी दूर जंगल से नहीं, बल्कि मेरे अपने कानों में, मेरे अपने दिमाग के अंदर एक अकेली जानी पहचानी आवाज ने गिनती शुरू कर दी।